जन विकास महासभा एवं सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित इस जूलॉजी के जेनेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछले टाइम पे हम लोग लिंकेज के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसे 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने बताया था और उन्होंने देखा था कि ड्रोसोफिला में दो जोड़ी कैरेक्टर के मामले में, एक तो ग्रे बॉडी वर्सेस ब्लैक बॉडी कलर और दूसरा कंप्लीट विंग वर्सेस वेस्टिजियल विंग, इन दोनों कैरेक्टर के मामले में देखा गया कि ये दोनों F1 जनरेशन के डाईहाइब्रिड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल टेस्ट क्रॉस करने पर एक का रेशियो नहीं देते थे, बल्कि उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस 83% और रिकॉम्बिनेशन 17% होते थे। इसके पहले बेटसन और पनेट को जब स्वीट पीलेथाइरस ओडोरेटस में ऐसा मिला था तो वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे, लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की कि जब दो जोड़ी से अधिक गुणों के जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तो इस क्रिया को लिंकेज कहते हैं। जैसे ड्रोसोफिला मेल में और सिल्क मॉथ के फीमेल में तो 100% लिंकेज होता है, कंप्लीट लिंकेज होता है, लेकिन बाकी और ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा जो है रिकॉम्बिनेशन भी होता है। वो क्यों होता है, इसके लिए टी.एच. मॉर्गन ने कहा कि ये क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है कि क्रॉसिंग ओवर में समजात गुणसूत्र या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में टुकड़ों की अदला बदली हो जाती है और ये इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब इसकी साइटोलॉजी ये है कि नॉर्मली लेप्टोटीन स्टेज में तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स अलग अलग रहते हैं। फिर जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स जो समजात गुणसूत्र हैं वो बिल्कुल अगल बगल में आ जाते हैं। जैसे समजात गुणसूत्र आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म में एक ही तरीके के दो गुणसूत्र होते हैं, एक मम्मी से मिलने वाला, एक पापा से मिलने वाला। तो एक क्रोमोसोम जैसे ये है और दूसरा बिल्कुल इसी तरीके से जो है अब ये एकदम पास पास में आ गए, इन्होंने जोड़ा बना लिया। अब वो बड़े में तो जोड़ा बना सकते हैं, छोटे में ये भी हो सकता है कि ना बनाए। इस क्रिया को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस के बाद क्या होता है कि नॉर्मली तो माइटोसिस में इंटरफेज के एस स्टेज में ही डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हो जाता था और उसमें शुरू से ही क्रोमोसोम्स जो है दो क्रोमैटिड वाले होते थे। हालांकि यहाँ पे भी डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए वहीं इंटरफेज के एस स्टेज में ही हो जाता है 97%, सिर्फ 3% करीब बचा रहता है प्रोसेस, तो वो यहाँ आकर के पूरा होता है, जिसमें क्या होता है कि अब वो 1 से 2 क्रोमैटिड वाले में टूट जाते हैं और इसी समय 1 से 2 क्रोमैटिड में टूटते समय ही क्या होता है कि इस लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग के साथ साथ उनमें बीच बीच में कुछ स्थानों पर ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग भी हो जाती है। जैसे ये 1 से 2 में टूटे और इसी साथ जैसे यहाँ भी टूट गया और यहाँ भी टूट गया, और इसी के बगल में जो दूसरा वाला है उसमें भी बिल्कुल उसी जगह पे एक ब्रेक हो गया। अब क्या होता है कि ये जो ब्रेक के पास ये वाला अपने बगल वाले से जुड़ जाता है और ये वाला इससे जुड़ जाता है, तो इस तरीके से एक क्रॉस की तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है और इस क्रॉस की तरह से जो स्ट्रक्चर है, एक को तो जो है काइज़मा कहते हैं और इसका प्लूरल है काइज़मेटा। जब एक से ज्यादा होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, काइज़मेटा। अब इसी के साथ जहां 1 से 2 क्रोमैटिड में टूटे, इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाता है और वो एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं।
तो एक ये क्रिया तो पैकीटीन में होती है, और उसके बाद डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। तो दूर हटने लगेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है काइज़मा, ये किनारे की तरफ खिसकने लगेगा। तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट काइज़मा के किनारे या टर्मिनल एंड की तरफ खिसकने की क्रिया को क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्रॉसिंग ओवर की स्टडी का फायदा क्या है। देखिए, यदि दो जीन्स के बीच में दूरी कम होगी तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इवन सेंट्रोमियर के पास वाले हिस्से में क्रॉसिंग ओवर की संभावना कम होती है, और जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे जीन्स, तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की संभावना ज़्यादा होने लगती है। तो इसी से दो जीन्स के बीच की दूरी को प्रदर्शित करने का एक फार्मूला है जिसे कहते हैं, उसमें क्या कहते कि जैसे अभी ड्रोसोफिला में रिकॉम्बिनेशन मिलते हैं 17%, एक तो ग्रे बॉडी कलर और ब्लैक बॉडी कलर वाला जीन, और दूसरा फुल विंग और वेस्टिजल विंग वाला जीन। तो इन दोनों के बीच में डबल क्रॉसिंग ओवर कराने पर 17% क्रॉसिंग ओवर मिलता है। तो हम ये मान लेते हैं कि उन दोनों जीन्स के बीच की दूरी जो है 17 यूनिट है। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स के ऊपर क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी के आधार पर विभिन्न जीन्स को लोकेट किया जा सकता है और इनका लिंकेज मैप बनाया जा सकता है। तो ये टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के द्वारा दो जीन्स के बीच की दूरी को, ऑफ कोर्स ये एक सिंबॉलिक ही है कि एग्जैक्ट वो डिस्टेंस क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि 17% यदि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो वो 17 यूनिट हुआ, 10% हुआ तो उसके बीच में 10 यूनिट डिस्टेंस है, तो उतने यूनिट जो है डिस्टेंस मान लेते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स के बीच में जो विभिन्न जीन्स पाए जा रहे हैं उनके बीच की दूरी को हम पहचान कर सकते हैं, और इस तरीके से उन जीन्स की पोजीशन पहचान करके पूरा पूरा नक्शा बना सकते हैं जिसको लिंकेज मैप कहा जाता है। अब क्रॉसिंग ओवर को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे होता है, इसके लिए 4 थियरीज दी गई हैं। एक तो कॉपी चॉइस थियरी, दूसरा क्रोमोसोम ब्रेकेज एंड रीयूनियन थियरी, तीसरा है डार्लिंगटन्स प्रिकॉसिटी थियरी, और चौथा है हाइब्रिड डीएनए मॉडल थियरी। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या है। सबसे पहले आइए कॉपी चॉइस थियरी। कॉपी चॉइस थियरी ये कहती है कि जिस समय जो ये क्रोमोसोम्स हैं, पहले तो वो सिंगल क्रोमैटिड वाले थे और इन्होंने जो है साइनेप्टिक पेयरिंग कर ली। अब दोनों अपनी अपनी कॉपी बनाना शुरू किया इन्होंने। तो क्या हुआ, जैसे ये वाला था, इधर से इसने कॉपी बनाना शुरू किया थोड़ी दूर तक, और उसी समय ये वाला भी जो है इस तरीके से इसने कॉपी करना शुरू किया। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद ये जैसे अपनी कॉपी बना रहा था और ये अपनी कॉपी बना रहा था, और दोनों बिल्कुल पास पास हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये अपनी कॉपी बनाने की जगह इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाने लगता है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, जैसे और फिर जैसे थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि जैसे फिर ये इसी तरीके से ये वाला जो है
ये अपनी कॉपी बनाते बनाते थोड़ी देर तक इसकी कॉपी बनाने लगा, और फिर इसके बाद ये, तो ये तो था कॉपी चॉइस थियरी। दूसरा है क्रोमोसोम ब्रेकेज एंड रीयूनियन थियरी। वो ये कहता है कि पहले जैसे ये एक एक क्रोमेटिड वाले थे, और ये एक इनमें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हुई, और इसके बाद जैसे इनमें बीच वाले देखिए ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, और ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। तो सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होता है, ये 1 से 2 क्रोमेटिड में टूटने के बाद इनमें बीच में जैसे यहाँ पर मान लीजिए ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद ये अब जो ये वाला था इससे यूनाइट हो गया, और ये वाला इससे यूनाइट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी, कि 1 से 2 क्रोमेटिड में टूटे, और टूटने के बाद उनमें बीच में कुछ स्थानों पर ब्रेकेज हुआ, और ब्रेकेज के बाद वो अपने बगल वाले टुकड़े से यूनाइट हो गए। एक रिसर्च सिद्धांत 1938 में डार्लिंगटन ने दिया था। एक बड़ी मजेदार बात है, पहले वो डॉट पेन होता था ना, तो इसमें स्प्रिंग होती थी, आपको याद होगा। अब तो उस तरीके के स्प्रिंग देखने को नहीं मिलता है। तो फिलहाल क्या हुआ कि जैसे वो स्प्रिंग है वो 2 तरीके के हो सकता है, एक तो जैसे लेफ्ट साइड कॉइलिंग और एक राइट हैंड साइड कॉइलिंग, इस तरीके से, राइट। 2 इस तरीके के स्प्रिंग हैं, यदि आप उनको एक साथ यदि सुपर इम्पोज करेंगे तो वो हो जाएंगे, कि जैसे ये लेकिन इस तरीके के लेफ्ट हैंडेड वाले 2 स्प्रिंग हो और राइट हैंडेड वाले 2 स्प्रिंग हो, 4 को आप एक में सुपर इम्पोज करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। पता नहीं क्यों होता है, लेकिन ये होता है। तो डार्लिंगटन ने कहा कि जब तक क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड वाले थे, उन्होंने डार्लिंगटन प्रिकॉसिटी थियरी है। प्रिकॉसिटी मतलब प्री मैच्योर, तो डार्लिंगटन की प्रिकॉसिटी थियरी ये कहती है जब तक एक एक क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम्स थे 2, तब तो उनमें साइनेप्टिक पेयरिंग हो जाती थी, लेकिन जहां 1 से 2 में टूट जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि बीच में वहां पर खिंचाव उत्पन्न होता है, और उस खिंचाव या टेंशन के कारण क्या होता है कि उनमें क्रोमोसोम्स के बीच में ब्रेकेज हो जाता है, और उसके बाद रीयूनियन हो जाता है। तो प्रिकॉसिटी मतलब प्री मैच्योर, कि यहाँ पर 1 से 2 क्रोमेटिड में टूटने की क्रिया के पहले ही सेल डिवीजन की शुरुआत हो जाती है। तो सेल डिवीजन में प्रोफेज की शुरुआत यहाँ पे प्रिकॉशियस है, अर्ली है। और इसमें उन्होंने कहा कि जहाँ 1 से 2 क्रोमेटिड में टूटा, उनमें बीच में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, और उस टेंशन स्ट्रेन के कारण उनमें क्रोमोसोम से बीच बीच में ब्रेकेज और रीयूनियन हो जाता है। एक चौथी थियरी दी गई है 1964 और 1968 में, हाइब्रिड डीएनए मॉडल। हाइब्रिड डीएनए मॉडल, हाइब्रिड डीएनए मॉडल की खासियत ये है कि ये पहली थियरी है क्रॉसिंग ओवर की जो कि डीएनए के डबल हेलिक्स के लेवल पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। और इसमें 2 थियरी हैं। 1964 में तो HL के व्हाइट हाउस, HL के व्हाइट हाउस, और 68 में जो है वो है
1964 में व्हाइट हाउस ने और 1968 में हॉलीडे ने हाइब्रिड डीएनए मॉडल दिया। और हाइब्रिड डीएनए मॉडल की खासियत ये है कि ये पहली बार ये दोनों मॉडल जो हैं डीएनए के डबल हेलिक्स के लेवल पर क्रॉसिंग ओवर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें दोनों थ्योरी में फ़र्क ये है कि व्हाइट हाउस की थ्योरी ये कहती है कि जो दो क्रोमेटिड हैं उनमें सिमिलर पोलैरिटी होती है, जबकि दूसरे वाले में हॉलीडे भी ये माना जाता है कि उनमें अपोजिट पोलैरिटी होती है और उसके कारण उनमें ब्रेकेज और रीयूनियन होता है। तो इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर की क्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को मेजर करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स पर विभिन्न जीन्स की लोकेशन को मैप की तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसको लिंकेज मैप कहते हैं। धन्यवाद।